यूजर आइडेंटिफिकेशन। क्यूआर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं ना। व्हाट इज क्यूआर? क्यूआर कहाँ से आया, क्यूआर से पहले क्या था, वो देखते हैं। तो क्यूआर एक अलग तरह का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। जैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आरएफआईडी यूज करते हैं। आरएफआईडी टैग्स होते हैं जो हमारे कपड़ों पे, हमारे किसी किसी पर्टिकुलर परचेजेबल आइटम पे ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। वो आरएफआईडी टैग्स में टैग्स टैग्स हो सकता है कुछ प्लास्टिक भी हों, जैसे हमारी यूजर आईडीज होती हैं, है ना, जैसे हमारी अटेंडेंस आईडीज होती हैं, एम्प्लॉयज आईडीज होती हैं, स्टूडेंट आईडीज होती हैं। तो वैसी आईडीज भी हो सकती हैं, या फिर केवल नॉर्मल पेपर भी हो सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हम लोग कपड़े खरीदते हैं और उसमें राइट में एक टैग लगा आता है। उसमें उस अगर टैग को आप ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर ना राउंड 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 ऐसे कॉयल बनी होती है। तो दिस कॉयल इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर ट्रांसमीटर, और यहाँ पे एक चिप लगी होती है छोटी सी। इस चिप के अंदर एक नंबर होता है। वो नंबर जैसे आपका ये टैग किसी पर्टिकुलर गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, इसके आसपास आता है, तो वैसे ये ट्रांसमीटर अपनी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टैग को देता है, और ये जो सॉरी गेट को देता है, और गेट देखता है कि ये वाला टैग तो अभी परचेज ही नहीं हुआ। अगर परचेज नहीं हुआ तो ये बाहर कैसे जा रहा है? आ रहा है समझ में? एंड दैट इज हाउ दे get to detect whether what kind of ID of that particular RFID is getting out. अब कुछ एटीएम कार्ड्स आते हैं। एटीएम में आरएफआईडी इस तरह की नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ में चिप्स हैं तो उसको बोलते हैं एनएफसी। कुछ में वाईफाई का सिंबल बना आता है ना। आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे कार्ड्स होंगे जिनके अंदर ऐसे कुछ वाईफाई का सिंबल बना आया होगा। तो अगर चिप के आसपास ऐसा सिंबल मिले, मान लेना उसके अंदर एनएफसी अवेलेबल है। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी मतलब आपको स्वाइप करने के लिए इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कभी कभी क्या इंसर्ट करके कुछ मशीनें पूरे कार्ड को अंदर लेती है, प्रोसेस करती है, फिर वापस बाहर छोड़ती है। तो काफी लोगों के कार्ड अंदर ही रह गए और वो मशीन की कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उनके उनके कार्ड फंस गए, और काफी लोगों को दिक्कत आई। इसलिए एनएफसी इम्प्लीमेंट हो गया कि आप केवल मशीन के ऊपर, स्वाइप मशीन के ऊपर अगर आप इसको टच कर दो या उसके पास लेके जाओ, स्वाइप करो ओनली हवा में, तो ये इस पर्टिकुलर कार्ड की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। इसके पास भी सेम चीज है। इसके पास भी क्या होता है, कार्ड, जो भी कार्ड एनएफसी वाले होते हैं या एटीएम कार्ड एनएफसी वाले होंगे, उनके अंदर भी कॉयल होगी, और वो कॉयल के साथ में एक पर्टिकुलर चिप होगी, बहुत छोटी सी चिप होती है, और वो चिप का डेटा उस एटीएम कार्ड से मशीन में चला जाता है। इसको बोलते हैं एनएफसी। कुछ जगहों पे आरएफआईडी यूज नहीं होती है ना। एटीएम कार्ड्स में कुछ एक ब्लैक ऐसी ऐसी एक ब्लैक कवर्ड कार्बन कॉपी या कार्बन मटेरियल से ये कवर्ड होता है। इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो दीज नंबर्स आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ बार कोडिंग। तो इन बार कोडिंग में क्या होता है कि छोटी 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 यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी मेटेलिक लेयर्स होती हैं जो आपको स्क्रैच करेंगे तो शायद दिख जाए मे बी वो, या फिर स्क्रैच भी हो सकती है ब्लैक ब्लैक पट्टी के पीछे। तो वो दिखती नहीं है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। एंड दोज थिंग्स कैन बी योर barcodes of special kind और काइंड ऑफ स्पेसिफिक कॉयल की जगह पे ये इस तरह का मैकेनिज्म जिससे कि आपको एनर्जी मिल सके चिप के स्टार्ट होने के लिए। तो ये आरएफआईडी के अंदर नहीं आते हैं जो एटीएम कार्ड्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बारकोडिंग इज अवेलेबल अंडर दीज काइंड ऑफ ब्लैक शेड लाइंस। देन एक आता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट देखे होंगे, उसमें बारकोड आते हैं ऐसे, किसी की थिकनेस किसी बार की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ऐसा है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट की जो ये बार कोडिंग है, इसके स्टार्टिंग डिजिट से, इसकी थिकनेस से बेसिकली हमें पता चलता है कि थिकनेस कितनी है तो कौन सा नंबर होगा। 0 की थिकनेस इतनी होगी, 1 की थिकनेस इतनी होगी, 2 की इतनी होगी, 3 की इतनी होगी, और थिकनेस के बेसिस पे जो नंबर बनता है उस नंबर को अगर हम डिकोड करें तो पता चलता है किस कंट्री का कोड है स्टार्टिंग नंबर, फिर उसके बाद कौन सी कौन सी प्रोडक्ट आइटम है, किस कैटेगरी का आइटम है, फूड कंज्यूमेबल्स हैं, फूड्स हैं, क्लोथिंग है, कोई कोई मेटेलिक गुड है, वॉट एवर काइंड ऑफ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए यूज में आने वाला है, कौन सी कंट्री से आया है, कहाँ के लिए इम्पोर्ट होने वाला है, और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है मशीन से। तो ये बारकोड जनरेट किए जाते हैं। तो बारकोड कैसे जनरेट होते हैं?
इट्स वेरी सिंपल मेथड। कोई भी एक एक्सेल शीट में जाओ या कोई भी एक डॉक्यूमेंट में जाओ, और डॉक्यूमेंट में आप या पेंट में जाओ, पेंट में एक पर्टिकुलर बारकोड बनाओ। इस बारकोड को बनाने से पहले आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कितनी थिकनेस का क्या होता है, ये इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अगर आपने थिकनेस वो मेंटेन कर ली, कितने पिक्सल की थिकनेस किसकी है, और उसके नीचे ब्लैक और व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, इसके बीच में कितना गैप है, इसके अंदर कितना गैप है, और गैप व्हाइट का और ब्लैक की ये जो थिकनेस है इसका देख लिया, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप कोई कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका नंबर आईडी स्टार्ट होता है 0001 से, ठीक है। फिर ईयर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो सकता है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हो सकती है। मान लेते हैं ये आईडी है, तो अगली आईडी क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना। इसका मतलब है कि बाकी सारी डिजिट तो सेम है। वॉट एवर इज देयर, वॉट एवर यू हैव रिटन, उसके लिए एक बार कोड बना दो। ऐसे बार के टर्म्स में कोड बन गया, और इसकी थिकनेस से बेसिकली ये नंबर मिल गया होगा। ये नंबर अब छुप जाएगा, इसकी जगह पे बार कोड जाएगा, देखने में किसी को रीड करने में आएगा नहीं, और जहां जहां पे ये बिकने वाला है केवल लोगों को मशीन के थ्रू समझ में आ जाएगा। क्यों बनाया गया है ये, क्यों बनाया गया ये, जिससे कि हम इन बार कोड की मशीनें बना सकें। नंबर तो रीड करने में आते नहीं थे पहले, नंबर रीड होते नहीं थे मशीन के अंदर कैमरा से, किसी चीज से। आप जीरो दिखा दो किसी कैमरा को, दिखता ही नहीं है उसको। तो ये बारकोड रीडर्स अच्छे से इनकी थिकनेस को, इनकी गैपिंग को स्कैन कर लेते थे, और स्कैनिंग के बाद में उनका एक नंबर डिकोड कर लेते थे। यानी कि आपकी दो मैकेनिज्म हो गई बार के अंदर, एक हो गया एनकोडिंग, एक हो गया डिकोडिंग। तो एनकोडिंग इज कॉल्ड एज जनरेशन, इसको बोलते हैं आप जनरेशन, और इसको बोलते हो आप स्कैनिंग। सो जब स्कैन करते हैं तो वो डिकोड होता है, तो ये पर्टिकुलर बार डिकोड होने के बाद आपको नंबर मिल जाते हैं। ये भी हमारे लिए एक हेडेक है। क्यों हेडेक है, क्योंकि अगर आपको एक छोटी सी न्यूमेरिक डेटा, सुनते रहना, अगर आपको छोटी सी एक न्यूमेरिक डेटा केवल स्टोर करनी है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बारकोड। अगर आपको नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस प्रूफ्स, दुनिया भर की चीजें एक बारकोड में रखनी हो, एक कंपनी की एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी हो, कैसे रखोगे, ये बारकोड में आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्यूआर कोड ले लिया। तो बारकोड इज वन डायमेंशनल डेटा, एक ही डायमेंशन में चलता है, थिकनेस के साथ में बस एक डायमेंशन में गैप चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल डेटा, इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल पिक्टोरिकल डेटा। पिक्चर में डेटा जो मिलता है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट डेटा मिलता है, इसको आपने बोल दिया बारकोड। क्यूआर कोड इज नथिंग बट अ टू डायमेंशनल पिक्टोरिकल एनकोडिंग ऑफ स्पेशल काइंड। 2D पिक्टोरिकल एक स्पेशल तरह की, उसको बोल देते हैं हम लोग बारकोड, सॉरी क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड के अंदर आपको कुछ एक स्पेसिफिक डॉट मिल जाता है, इस डॉट के बाहर आपको कुछ छोटे छोटे और स्क्वायर मिलते हैं। इससे आपको समझ में आ जाता है कि इसके बाद का जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है ना, इसमें जितने जितने अलग अलग तरह के पैचेस होंगे, छोटे छोटे पैचेस होंगे, वो पैचेस कितने हैं, कितने पिक्सल कवर करते हैं। इन पैचेस के अंदर छोटे छोटे पिक्सल हो सकते हैं, सपोज किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 10, है ना, इसके अंदर कुछ और हो सकता है। तो ये जो पैचेस हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सौरभ लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है, व्हाटएवर। एंड किधर से ये स्कैन करना स्टार्ट करेगा, मान लो ये क्यूआर कोड उल्टा लगा हुआ है, ये ऐसे कुछ लगा हुआ है, इधर इधर ये पैचेस हैं, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तब भी स्कैन हो जाएगी पॉसिबल। तब भी स्कैन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले देखेगा कि ये जो ब्लैक या व्हाइट बड़ा सा जो बॉक्स है, ये किधर अवेलेबल है। अगर इधर है तो प्रॉब्लम नहीं है, इधर नॉर्मली कर सकते हैं। अगर ये पैच इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, अगर ये पैच नीचे आ रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये इसको रोटेट करेगा। पहले इस चीज को पूरा आउटर बाउंड्री से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आरओआई। आरओआई मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, एक व्हाइट पेपर पे, इतने बड़े पेपर पे इतना छोटा सा एरिया कहीं पे क्यूआर कोड है, तो केवल क्या करेगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट को क्रॉप कर लेगा। उस क्रॉप करने के बाद देखेगा कि कहाँ पे वो ब्लैक पैच है। ब्लैक पैच नीचे आ रहा होगा तो पहले ये रोटेट कर देगा उसको, इमेज को। ये आपको दिखेगा नहीं, ये अंदर ही अंदर चल रहा होगा सब कुछ। ये पहले रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद सब कुछ जो भी यहाँ लिखा था, जितने भी ये व्हाइट और ब्लैक के पैचेस थे, उनको ये चेक करेगा, और उसके बाद चेक करेगा, स्कैन करेगा
कि भैया ये लिखा हुआ क्या है, सौरभ है या टेकिनेस्ट है या एक एड्रेस प्रूफ है, ये बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, ये एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने नॉर्मल टेक्स्ट को किसी ग्राफिकल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, हमेशा व्हाइट और ब्लैक के बीच में मिलेगा आपको। अब फायदा क्या हुआ इससे, इसके इसके ब्लैक एंड व्हाइट और पिक्टोरिकल होने से दो फायदे हुए। एक तो नॉर्मली ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी एनकोड हो गई है। साथ में बड़ी बात क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन आईडी के लिए यूज भी किया जाता है। जैसे आरएफआईडीज में प्रॉब्लम ये है कि आरएफआईडी बिल्कुल नजदीक में लेके जानी पड़ती है, जबकि क्यूआर कोड दूर से, यानी कि अगर आपको बहुत नजदीक से काम करना है तो आरएफआईडी इज गुड। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से काम करना है तो, या 1 फीट तक 1 फीट तक 1 मीटर तक काम करना है तो आरएफआईडी इज गुड। अगर आपको थोड़ा और दूर से काम करना है, स्कैनिंग करनी है, जैसे आपने देखा होगा आजकल पेटीएम पे आपको अगर कुछ भेजना होता है तो हर शॉपकीपर के पास में क्यूआर कोड मिलेगा, है ना। अगर आपको ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन करना है तो एक टी शर्ट दे दो, उस टी शर्ट पे पर्टिकुलरली एक क्यूआर कोड प्रिंटेड होगा और जब भी वो इंसान एंटर करेगा ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो ये दूर से हो सकता है, तो डिस्टेंस बढ़ गई हमारी, सिक्योरिटी बढ़ गई हमारी, पढ़ने में नहीं आ रहा है और ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अच्छा, तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये हुआ कि आपको इसको प्रिंट करने के लिए कोई भी एक फिजिकल मटेरियल की जरूरत नहीं है। आरएफआईडी के लिए आपको एक मटेरियल चाहिए, एक कॉइल बनानी पड़ेगी, यानी कि एक कॉइल बनाने के लिए एक कॉपर का कोई वायर चाहिए, कोई थिन लेयर चाहिए, है ना। और इसका कुछ मैकेनिज्म का प्रोसेस लगेगा, इसको 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 क्या नाम है बनाने में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, प्लास्टिक के टैग्स चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मल व्हाइट पेपर पे आप प्रिंट ले लो, उसको लैमिनेशन करा लो एंड दैट्स इट, इट्स क्वाइट गुड, यू कैन प्रिंट इट एनीवेयर। तो इसलिए क्यूआर कोड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और स्कैनर्स इसके डिकोडर्स हैं, ठीक है क्या। तो हमें इंफॉर्मेशन किस तरह से डिकोड करनी है, इनकोड करनी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपीट करूं, मैंने बोला हमारी इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे एनकोड और डिकोड करना चाहते हैं। जनरेट और डिटेक्शन या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग स्कैनिंग करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैंने बोला कि जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक इंसान का नाम तो सेम हो सकता है लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। तो पहले तो हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस में क्या होगा, एक कॉलम में होगा सीरियल नंबर, उसके आगे होगा उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर और दुनिया भर की चीजें। तो हम मान लेते हैं उसके नाम का स्टार्टिंग लेटर, सपोज करो सौरभ के लिए सौरभ हो गया एस, फिर उसके बाद उसकी मोबाइल नंबर की स्टार्टिंग या लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट हो गए सपोज करो 89। फिर उसके बाद हो गया सपोज करो ईयर, है ना, कौन सी ईयर में बनी हुआ आईडी, लास्ट 2020 बनी तो 20। ऐसे मैंने कुछ देख लिया, मैंने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना लिया। सपोज करो उसके बाद अगर सेम आईडी से, सेम नाम से, सेम ईयर वाले बहुत सारे लोग हुए, मोबाइल नंबर पे अगर उनके लास्ट 2 डिजिट सेम हुई, तो मैंने उसको बोल दिया 01 आईडी, है ना, या 1 एक आईडी, है ना, फिर दूसरे वाले का हो जाएगा 2 एक आईडी, है ना। तो दिस इज हाउ माय स्पेसिफिक आईडी विल बी जनरेटेड इन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के साथ हम लोग क्यूआर जनरेट करेंगे और ये टेक्स्ट की जो भी चीजें होंगी वो हम लोग एक कॉलम में लिखते जाएंगे कि इस पर्टिकुलर, सपोज करो सौरभ आया तो सौरभ की इंफॉर्मेशन की वो आईडी क्या है टेक्स्ट में। अगर अश्मिता आई तो उसकी आईडी क्या है, हिमानी आई तो उसकी आईडी क्या है, हित्यश आई तो क्या है उसकी आईडी। तो पूरी अटेंडेंस के लिए हम लोग अगर हमारे पास 50 लोग हैं, है ना, इमेजिन करना अगर हमारे पास 50 लोग हैं, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। अगर हमारे पास 50 पीपल हैं तो एक एक्सेल शीट बनेगी। एक्सेल शीट में सबसे पहले यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मे बी उसकी ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, उसका सेक्शन, उसने ज्वाइन करने की डेट और बहुत सारी जितने भी पैरामीटर हमारे रिक्वायर्ड होगी। तो जब हम लोग अटेंडेंस में जाएंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेंगे कंपनी का, सपोज, है ना, कंपनी का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो जितनी एसेंशियल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे वो हम लोगों ने एंटर कर लिए होंगे। एक पर्टिकुलर फॉर्म बना लिया होगा एंटर करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग, सपोज करो साइन अप फॉर्म, है ना, इनिशियल साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म में सबकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद जैसे सबमिट किया वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में एंट्री होती जा रही है, यहाँ 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 बढ़ती जा रही है, राइट। जितनी भी एंट्री बढ़ रही है ऑटोमेटिकली एक कॉलम अपने आप से अपडेट हो रहा है, जिसका मतलब है इन कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में हमारी एक आईडी बन जाना। ये एम्प्लॉय आईडी बन गई, सपोज ये एम्प्लॉय आईडी, वॉट एवर दिस एम्प्लॉय आईडी इज,
इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे एक क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया होगा। उस क्यूआर कोड के अंदर क्या होगा, ये जो आईडी है ये पड़ी होगी। अगर क्यूआर कोड बन गया है, फिर हम इसको स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, स्कैन करने के बाद भी वो आईडी ही मिलेगी, आईडी मिलेगी, है ना। और उस आईडी को बोल देते हैं हम लोग, सपोज करो ये वाला कॉलम, कॉलम का नंबर है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ कॉलम पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो हमारे लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है आईडी की। सो नाउ वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर आईडी। ये हम लोगों ने किसी भी एम्प्लॉय को बताया ही नहीं कि आईडी क्या है। सपोज दिस आईडी वॉट एवर वी हैव गॉट, राइट, if this ID you know will be decoded in text format, so हम इस text format को इस particular column के अंदर सब जगह सर्च करेंगे, पूरे पूरे कॉलम के अंदर सर्च करके आएंगे कहां पे मैच करता है। सपोज करो ये मैच करता है 20th रो पे, यानी कि 20वां जो एम्प्लॉय है उसकी आईडी है ये, तो 20वें एम्प्लॉय की आईडी के आगे यहाँ पे हम लोग एक रिकॉर्ड बना देंगे डेट का। डेट है फर्स्ट जुलाई, 2 जुलाई, तो हर डेट के आगे प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए ए मार्क होता रहेगा। जैसे ही 9 बज गए, सुबह के 9 बजे के बाद में अगर कोई आता है तो ऑटोमेटिकली एब्सेंट सब जगह मार्क कर देगा और ये वाला कॉलम लॉक्ड हो जाएगा। अगर हमारा 9 बजे से पहले आ रहा है कोई इंसान, तो जिस भी आईडी को उसने मैच किया होगा वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट मार्क करता रहेगा। आ रहा है समझ में। बट प्रेजेंट मार्क करने की कंडीशन ये है कि जब भी आईडी मैच हुई, पहली बात तो क्यूआर कोड होना चाहिए, उसकी आईडी निकली, आईडी मैच हुई, साथ में उस इंसान ने मास्क पहना हुआ है और वो मास्क फेस रिडक्शन हुआ है, मास्क पहना हुआ है, तो इसकी ये रिकॉर्ड बनने स्टार्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ अब? थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है क्या थियोरेटिकली? सर हाँ हाँ मनी सर, इसमें जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी या फिर मतलब इट विल बी मैन्युअली डन? मतलब क्यूआर से तो जो हम लोग आउटपुट निकालेंगे वो तो निकालेंगे, बट इनिशियली जो आईडी जनरेट होगी वो पहले तो ऑटोमेटिकली जो होगी। क्यूआर कोड जो जनरेट होंगे वो सब ऑटोमेटिक होंगे। हमें तो केवल एक साइन अप फॉर्म भरना है, हमारा साइन अप फॉर्म भरते ही हमारी एक क्यूआर आईडी आ जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और वो हमें जनरेट करनी होगी। जैसे नाम की स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लिए, फिर किसी की मोबाइल डिजिट ले ली, या ईमेल आईडी के स्टार्टिंग की कोई या ईमेल आईडी में अगर किसी का याहू है, जीमेल है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने @ के बाद जो भी लिखा होगा वो हम लोग ले लेंगे 2 लेटर्स। फिर उसके बाद ईयर ले लेंगे, है ना। ऐसी कोई चीज लेके हम 8 कॉलम की इंफॉर्मेशन को लेके अपन 9वां कॉलम जनरेट करेंगे। 9th कॉलम जो भी जनरेट होगा वो आईडी ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेट कर देगी और वो यूनिक होगा हर एक इंसान का। अगर हित्यासा नाम से मैंने कोई क्यूआर कोड जनरेट किया और आपने किया, दुनिया में 1000 लोगों ने किया, तो उन हजारों लोगों का सेम क्यूआर कोड होगा। ध्यान रखना, क्यूआर एनकोडिंग और क्यूआर डिकोडिंग इज सेम ऑलवेज। तो अभिषेक नाम से अगर 10 लोगों ने केवल अभिषेक नाम से ही क्यूआर कोड बनाया है, तो सभी लोगों का क्यूआर कोड देखने में बिल्कुल सेम होगा। अश्मिता का बिल्कुल सेम होगा, राइट। इसलिए क्योंकि सेम ना हो जाए, दो लोग सेम नाम से अगर एक कंपनी के अंदर अवेलेबल है तो उनका नाम सेम ना हो जाए, उनकी आईडी सेम ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, पहले एक एनकोडेड आईडी बनाई, उस एनकोडेड आईडी के बाद उसको क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, ये करेंगे अपन। कोई दिक्कत है किसी को? ओके सर। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, प्लेन सर डेटा तो से। सुना मेरी बात सुनो एक बार। प्लेन डेटा से पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्लेन एनकोडेड डेटा। प्लेन एनकोडेड डेटा को हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे क्यूआर एनकोडेड डेटा में। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड मैंने जो बोला। सर बट अगर मतलब बाय चांस अगर वो जो एनकोडेड डेटा है, प्लेन एनकोडेड डेटा, वो भी किसी 2 लोगों का सेम हो गया, तो सर वैसे तो बहुत मिनिमल चांसेस है इस चीज के, बट अगर हो गया तो उससे पहले हमें एक बार चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि किसी बच्चे का मैच तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं टेस्टिंग। हमने बनाया और टेस्ट करने लगाया, ठीक है ना। तो एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे। हमने जब पूरा कोड कर लिया होगा, हमने पूरा डिप्लॉय कर दिया होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो डिप्लॉय करने से पहले एक बार टेस्ट तो करेंगे ना कि उस पूरे एनकोडेड डेटा में कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सिमिलर आ सकती हैं। मान लो फिर भी सेम आ गया, तो एक और कोई पैरामीटर ऐड कर देंगे जिसकी बेसिस पे वो अलग हो सके। ये बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही हम लोग कह रहे हैं कि भाई प्लेन टेक्स्ट डेटा से, प्लेन इंफॉर्मेशन से कैसे एनकोडेड इंफॉर्मेशन बनाई जाए। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अस। समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ अश्मिता। हाँ सर, मैं बोल रही थी जैसे फर्स्टली हम पहले क्यूआर कोड जनरेट करेंगे कुछ,
उसके बाद वो ऑटोमेटिक होंगे जनरेट। तो जो ऑटोमेटिक जनरेटेड क्यूआर कोड है उसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी? हम कोई भी नहीं करेंगे, हम तो केवल करके देखेंगे कैसे होता है। Okay. अश्मिता करके देखेंगे, अश्मिता भी खुद का करके देखेगी, अभिषेक भी अश्मिता का करेगा, तो तीनों लोगों के जितने लोगों ने अश्मिता किया होगा सबका सेम ही होगा। तो हमने केवल अश्मिता उस क्यूआर कोड में लिखा होगा, जो प्लेन टेक्स्ट है वो उसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर देगा, बस अश्मिता को। आ रहा है समझ में? ओके सर। तो जब अश्मिता एक प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर इमेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई होगी, इसका मतलब होगा कि सब लोगों का सेम ही होगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड वे। सो व्हाट विल डू कि अश्मिता की जगह अश्मिता की और भी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग इसको पहले प्लेन टेक्स्ट से एक प्लेन एनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, आईडी बनाएंगे। जैसे 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 आप लोगों के रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर बिल्कुल सब लोगों के अलग है ना, वैसा हम लोग एक आईडी बनाएंगे एंड दैट आईडी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर QR code. Understood? Will be encoded into QR code. यस सर।